हेलो छात्र, कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 8 भाषा भारती के पाठ 7 भेड़ा घाट, जिसके रचनाकार हैं पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 4 अप्रैल 1889 ईस्वी को बाबई मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता का स्वर मुखर हुआ है। हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी, धरण ज्वार आदि आपकी प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं। पुष्प की अभिलाषा नामक आपकी रचना बहुत लोकप्रिय हुई है। वह कवि ही नहीं पत्रकार भी थे। उनके द्वारा संपादित कर्मवीर का भारत में स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज मैं लेकर आया हूँ पाठ 7 भेड़ा घाट। यह एक यात्रा वृत्तांत है। यहाँ पर लेखक ने प्रकृति का मनोरम चित्रण किया है। लेखक ने नर्मदा के तट पर बसे भेड़ा घाट तथा आसपास के धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों का सजीव वर्णन प्रस्तुत किया है। प्रकृति यहाँ एकांत बैठे निज रूप सवारती। तो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि यहाँ पर प्रकृति बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई है। ऐसा लग रहा है कि मानो वह अपने स्वरूप को संवार रही है, यानी सजा रही है। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि ये शायद सन 1914 की बात है, जब पहली बार उन्हें भेड़ा घाट देखने का अवसर मिला था। 1906 में जबलपुर में रहते हुए इन्होंने गौरी घाट, तिलवाड़ा घाट देख लिया था, परंतु भेड़ा घाट का नाम बस सुना था। और कहते हैं कि एक दिन संस्कृत के एक दिग्गज लेखक, जो सम्राट विक्रमादित्य के सभा के नवरत्नों में से एक बताए जाते हैं, नींबू के झाड़ के नीचे एक संस्कृत शब्दकोश लिख रहे थे। और सुना गया है कि अपने शब्दकोशों में लता वृक्षों का वर्णन करते हुए वो नींबू का वर्णन करना ही भूल गए। यही स्थिति मेरी भी थी। भेड़ा घाट जबलपुर से मात्र 13 मील दूर ही है, पर लगभग आधे घंटे में हम मीरगंज स्टेशन आ गए और उतर गए। उन दिनों यही गति बहुत तीव्र समझी जाती थी। हम लोग आधे घंटे में 10-11 मील पहुंच गए। 2-3 अंग्रेज अपने खासनामे के साथ भेड़ा घाट ही जाने के लिए मीरगंज स्टेशन पर उतरे थे, किंतु जिस तरह कच्ची सड़क में राह चलने वाले को कभी कभी आकाश का शुक्र तारा भी अपना साथी मालूम पड़ता है, उसी तरह जो ये अंग्रेज जा रहे थे, शुक्र तारा की तरह वो हमें भी महसूस हो रहे थे। क्यों? क्योंकि इनकी भाषा, इनकी बोलचाल सब हमसे अलग थी। और मैंने सुन रखा था कि भेड़ा घाट में नर्मदा के जो दोनों किनारे हैं वो संगमरमर के हैं, किंतु मैं सौंदर्य बोध के कारण ही वहां जा रहा था। और यह कहना अत्यंत कठिन है, क्योंकि जिस तरह वैद्य या डॉक्टर के कई नुस्खे कई वस्तुओं का मिश्रण ही है, जैसे डॉक्टर दवा बनाते हैं, कई तरह तरह की मिश्रित करते हैं वस्तुएं, उसी तरह भेड़ा घाट को देखने का मेरा लक्ष्य भी इसी तरह का मिश्रण ही था। यूं नर्मदा से मेरी ममता होना स्वाभाविक है, क्योंकि मैं यहीं पे पढ़ा हुआ हूँ और इसी के किनारे पला बढ़ा हूँ। इसके संघर्षमय होने का तो मैं बहुत कायल हूँ। अन्य वे नदियाँ मुझे पसंद नहीं आती जिनके किनारे सन्यासी की सिर की तरह घुटे हुए होते हैं, जिनकी धार में घर घर शब्द होता है, जिनकी रेती बहुत बारीक या मुलायम होती है। घुटे हुए किनारे की नदियों के पास जब जब जाने का मौका मिला है, लगा है यह भी एक तो मात्र एक सजा है। यहाँ पर वायुमंडल खुला है, पुण्य स्थल है, स्नार्थी आते जाते रहते हैं और लोग वहाँ पर संस्कृत के श्लोकों का पाठ करते हैं। बड़े बड़े स्टेशन हैं, बहुत रेलें आती हैं और यह सब ठीक है, किंतु किनारे जो रुके हुए हैं कहते हैं कि बैल को अपने खूंटे में ही अच्छा लगता है। तो मुझे बस यही बीहड़, नर्मदा और उसके प्रपात, उसका घर्षण ही मुझे अच्छा लग रहा है। मैं तो आपसे भेड़ा घाट की बात करने वाला हूँ। हाँ, अब भेड़ा घाट की बात करें। यूँ तो अमरकंटक से निकली और ग्वारी घाट
तथा तिलवाड़ा घाट तो मैंने देख ही लिया था। ये दोनों जबलपुर के बहुत निकट हैं, किंतु भेड़ा घाट देखने का अवसर नहीं मिला था। कहते हैं 800 मील बहने वाली नर्मदा अमरकंटक से 154 मील ही चल पाई थी कि क्या आ गया, भेड़ा घाट आ गया। मुर्की से नर्मदा चली और लोकेश्वर की ओर बही, वहीं बीचों बीच भेड़ा घाट है। कहते हैं कभी किसी युग में यहाँ पर भृगु ऋषि ने तपस्या की थी। चट्टानों के निर्मल और सुंदर स्वरूप को देखकर ऐसा लगता है कि मानो आज भी भृगु ऋषि यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। नदी के पानी में खड़ी विशाल चट्टानें छोटे छोटे तरणों को लिए सर्दी, गर्मी और बरसात यानी कि हर मौसम को झेल रही हैं। चट्टानों के निर्मल और सुंदर स्वरूप को देखकर ऐसा लगता है कि वो भी क्या कर रही हैं, तपस्या कर रही हैं। अपना क्रम नर्मदा के किनारे काटने से भले कट जाएं, परंतु वो झुकना नहीं जानते, अपना क्रम रुकने नहीं देती और अपनी उज्ज्वलता यानी प्रकाशमयी आभा को हटने नहीं देती। चांद आता है तो चांदी की तरह वहाँ पे संपूर्ण स्थान जगमगा उठता है। जब धूप यानी सूर्य आता है तो वो अति तीव्र गति से तपता है। हाँ, जब बरसात आती है तो यहाँ पर घना अंधकार छा जाता है। तब भी